नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। शेयर बाजार में बहुत भारी भरकम बिकवाली के बाद लगातार 5 महीने गिरने के बाद निचले स्तरों से एक रिकवरी देखने को मिल रही है। लेकिन ये रिकवरी कितनी टिकाऊ है, क्योंकि इस रिकवरी पे किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है। लोगों का बहुत पैसा टूटा है। लेकिन अब जब रिकवरी आई है तो क्या खरीदारी का मौका है या फिर निकलने का मौका? इस मुद्दे पर बात करेंगे। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये शो आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान इस समय मौजूद हैं। त्रिदीप भट्टाचार्य जी, प्रेसिडेंट एंड सीईओ इक्विटीज एडलवाइस म्यूचुअल फंड के। त्रिदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। नमस्कार। मुझे आपके शो में इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जैसे मैंने अभी बोला कि मार्केट पे तो हाहाकार मचा हुआ था, ये निचले स्तरों से एकदम से वापसी हुई है। क्या माने, क्या जो बुरा दौर था वो खत्म हो गया, यहां से तेजी पकड़ सकता है मार्केट? जी। इसको दो तरीके से देखना चाहिए। देखिए, मार्केट्स यूजुअली दो चीजों पे रिएक्ट करती है। एक है मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो और दूसरा है अर्निंग्स, है ना। ये दोनों जब साथ में हो तब एक बुल मार्केट बनता है। पिछले 1.5 साल से अगर आप मैक्रो कंडीशंस को देखें तो ये एक बड़ा उथल पुथल वाला सिचुएशन बना हुआ था। वो इसलिए क्योंकि पिछले 1.5 साल में ग्लोबली करीबन टॉप 20 नेशंस को अगर पकड़ लें तो मोर देन 50% नेशंस में नेशनल इलेक्शन हुआ। और जब भी इलेक्शन होता है तब बातें ज्यादा होती हैं, काम कम होता है। डिसीजन मेकिंग, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग कम होती है और इसलिए उस पर ग्रोथ पे इम्पैक्ट करता है। तो उसका लेटेस्ट एग्जांपल है अमेरिका, जहाँ पे मिस्टर ट्रम्प टेक ओवर किए। और वहां से अगर आप देखें मैक्रो रिलेटेड हेडलाइंस काफी बढ़ गए। तो ये जो 1.5 साल का अंतराल है, ये अप्रैल 1 वीक तक, उसके बाद मेरे ख्याल में ये धीमे धीमे ठंडा हो जाएगा। सो एक मैक्रो अनसर्टेनिटी का एक 1.5 ईयर का जो एक प्रोलॉन्ग पीरियड था, उसका एक एंड मेरे ख्याल में मार्केट्स ने थोड़ा सा एक रिजॉइसिंग मूड में किया है कि चलिए मैक्रो अनसर्टेनिटी तो चली गई है। लेकिन अगर आप दूसरा एंड पकड़े इसका, विच इज अर्निंग्स, जिसके बारे में शायद आप आगे पूछें, अर्निंग्स का जो सिचुएशन है वो अभी भी थोड़ा सा डामाडोल है। कुल मिला के, टू गेट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, और आज क्योंकि आपका ये पहला सवाल है इसलिए एक कॉन्टेक्स्ट रखते हुए मैं ये कहूंगा कि मैक्रो और अर्निंग्स, ये दो में मैक्रो धीरे धीरे स्टेबल होने की तरफ अग्रसर है और मार्केट में जो थोड़ी बहुत बाउंस देखने को मिली है वो उसका परिचायक है। तो सर, मैक्रो हो या माइक्रो, ये मार्केट में अभी क्या आपको लगता है FY 26 में ये जो नेक्स्ट फिस्कल स्टार्ट होगा, इसमें मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगी? क्या हम दोबारा से वो लेवल्स दोबारा देख सकते हैं जहां से हम ऊपर आए हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं, ये बहुत ज्यादा ओवरबीटन था, अंडर वैल्यूड हो गए थे? जी। मेरे ख्याल में जैसे मैंने आपको कहा, एक कॉन्टेक्स्ट रखा कि मैक्रो और अर्निंग्स, ये दोनों को साथ में चलने की जरूरत है मार्केट्स को परफॉर्म करने के लिए, है ना। तो और ये पिछले 1.5 साल से मैक्रो कंडीशंस जो थे वो थोड़े से उथल पुथल थे। अभी उसके पीछे पीछे अर्निंग्स का भी इम्पैक्ट नेगेटिव था। लेकिन ये जो अर्निंग्स का जो सिनेरियो है, जो जो आपने सवाल पूछा कि FY 26 में कैसे देखते हैं, मेरे ख्याल में सेकेंड हाफ ऑफ FY 26 में अर्निंग्स रिकवरी आने का अच्छा खासा रुझान बन रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो 1.5 साल की लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग थी, उसका एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट से हम जो गुजर रहे हैं अभी, जिसको हम मिड साइकिल स्लो डाउन भी कह सकते हैं, वो उससे उभरते उभरते हमारे शायद 1-2 क्वार्टर और निकले। बट जैसे जैसे हम सेकेंड हाफ ऑफ फिस्कल ईयर 26 की तरफ अग्रसर होंगे, मेरे ख्याल से अर्निंग्स एक पॉजिटिव रुख की तरफ करेगी और फिर आपके मैक्रो और अर्निंग्स दोनों साथ में इन टैंडम चलेंगे। जबकि और उस समय मार्केट अच्छा खासा रिकवर होने का अंदाजा है। तो अर्निंग्स तो मैं आपसे पूछूंगा इस शो में कि कहां पर आपको बहुत सॉलिड आती नजर आती है, लेकिन सर उससे पहले ना, ये हम बार बार बोलते हैं विदेशी निवेशक रूठ गए थे, विदेश में अब वो वापस आ गए हैं। क्या सच्ची में वापस आ गए हैं? क्या आप वो यहाँ से खरीदारी करेंगे? देखिए, विदेशियों का बिहेवियर जानने के लिए एक चीज जानना बहुत जरूरी है, वो है डॉलर का आउटलुक। आपने ध्यान फरमाया होगा कि पिछले 2-3 क्वार्टर से जब से डॉलर का एक स्ट्रेंथ देखने को मिला है, FII आउटफ्लो काफी स्ट्रांग हो गया। और जब पिछले एक एक महीने से करीब जब डॉलर थोड़ा सा गिर रहा है, उस माहौल में FII की जो बिकवाली है वो रुक गई है। इनफैक्ट वो खरीदारी में तब्दील हो गई है। और ये इंपॉर्टेंट भी है उनके लिए, क्योंकि उनको वो अपना रिटर्न जो है डॉलर में काउंट करते हैं। तो अगर मान लीजिए करेंसी डॉलर उनके केस में अप्रिशिएट कर रहा हो और उनके जो शेयर्स हैं वो रुपीस में हो, तो नेट नेट उनका रिटर्न में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए मेरे ख्याल में और भी कारण है, लेकिन ये एक ऐसा कारण है जिसके चलते FII फ्लोज काफी नेगेटिव हो गए थे और डॉलर आउटलुक थोड़ा सा बिनाइन हुआ है।
थोड़ा सा डॉलर एप्रिसिएशन कम होकर डेप्रिसिएशन की तरफ गया है, इसलिए एफआईआई वापस आए हैं। सस्टेनेबली एफआईआई बिहेवियर को चेंज करने के लिए अर्निंग्स का सहारा आना जरूरी है। उसके पहले आपको ये थोड़ा बहुत एक कैसे झलकी कह सकते हैं, वो दिखा रहे हैं कि हम भी वापस आ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाना चाहते हैं दुनिया भर में। कभी बोलते हैं कि थोड़ा नरम रुख अपनाएंगे, कभी बोलते हैं नहीं मैं तो लगाऊंगा। और ऊपर से डेडलाइन भी आ गई है 2 अप्रैल की टैरिफ में। सर इसको कितना असर पड़ेगा? अब तो हमारी सरकार भी मान गई है कि अमेरिकन इंपोर्ट्स के ऊपर थोड़ा बहुत कैटेगरी के हिसाब से वो टैरिफ कम लगाना शुरू कर देंगे। लेकिन क्या ये मुद्दा जल्दी सुलझता नजर आता है आपको, या फिर इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट फाइनेंशियल मार्केट्स पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रहेगा? जी, तो मेरे ख्याल में दो पक्ष रखना चाहूंगा आपके सामने, एक है ग्लोबल, दूसरा इंडिया स्पेसिफिक। देखिए, जब भी जो भी ट्रम्प साहब ये कर रहे हैं, नॉट जस्ट इंडिया बट मेक्सिको, कनाडा, चाइना, जैसे ही आप टैरिफ्स बढ़ाते हैं, बैरियर्स बढ़ाते हैं, ग्लोबल ट्रेड को कम करते हैं, ये इक्विटी मार्केट्स के लिए ग्लोबली एक नेगेटिव होता है। क्योंकि इक्विटी मार्केट्स में जब ग्लोबल ट्रेड होती है तो उसको बेहतर तरीके से नजरिए से देखा जा सकता है। और जब ऐसा ना हो तब एक इन्फ्लेशनरी तरीके से देखना चाहिए उसको, और इसलिए उसमें मल्टीपल्स कम होते हैं। तो ये टैरिफ बैरियर्स हमेशा इक्विटी मार्केट्स के लिए नेगेटिव होते हैं। अब आते हैं इंडिया के स्पेसिफिक केस में। अब ये इंडिया का स्पेसिफिक केस ऐसा है कि इसमें जो ट्रम्प साहब है वो अपने लिए एक बेस्ट डील लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनके अमेरिकी कंपनीज के लिए और अमेरिकन के लिए एक बेस्ट डील उपस्थित हो सके। तो ये एक बायलैटरल नेगोशिएशन है। इसमें मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमें शायद देना पड़ेगा इम्पैक्ट। तो कुछ लोगों ने ऐसा कहा है कि 0.5% ऑफ जीडीपी, उस तरीके का जो एक आंकड़ा है, ये सारा एरिया जहां पे ट्रम्प टैरिफ लग सकते हैं, उस पे उसका एक नेट इम्पैक्ट है। सो कुल मिला के मेरे ख्याल में काफी हद तक नेगेटिविटी नॉइस में आ चुकी है। अप्रैल फर्स्ट वीक तक इंतजार कर लेते हैं, उसमें मालूम पड़ जाएगा कितना होगा। बट अंततः मुझे लगता है कि इसमें बातें ज्यादा और काम कम होंगी। कुल मिला के टैरिफ के नॉइस ज्यादा होंगे, एक्चुअल टैरिफ शायद उससे कम लगे। लेकिन अभी तक तो यही हुआ ना कि जब जब बाजार गिरता था तो म्यूचुअल फंड्स बढ़ चढ़ कर खरीदते थे। सर एक तो थोड़ा सा इस पे क्लैरिटी करते हैं, बहुत पैसा लग गया लोगों का म्यूचुअल फंड्स में, और इस बार जो झटका लगा तो हमारे पास प्रश्न भी बहुत आए थे कि अब क्या करें, हमने तो बहुत पैसा लगा भी दिया है। हम कहते हैं सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करते रहो, जारी रखो, लेकिन सर ऐसे फेज में ना अच्छे अच्छे कॉन्फिडेंस थोड़ा हिलता है। पहले तो ये बताएं कि म्यूचुअल फंड्स की अब रणनीति क्या होगी? ये मार्केट जिस तरीके की गिरावट थी, क्या ये आपके लिए ये पहले से एज्यूम था कि ये मार्केट में इतनी जबरदस्त गिरावट आएगी, या फिर दिस वाज वन ऑफ जो किसी को समझ में नहीं आया और अचानक से मार्केट गिर गई और फिर वैल्यू से बहुत नीचे आ गई? नहीं, तो मैं ये सरप्राइजिंग तो नहीं था पहली बार। ओके। सरप्राइजिंग इसलिए नहीं था क्योंकि उसके पहले अगर आप वैल्यूएशंस की तरफ रुख करें तो आप पाइएगा कि कुछ पॉकेट्स में वैल्यूएशन फ्रॉड तो था। और पिछले मई जून से ये भी क्लियर हो गया था कि इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग ना के बराबर हो गई है, क्योंकि हम इलेक्शन मोड में चल रहे थे। तो उसे इतना तो समझ में आ गया था कि एक मिड साइकिल स्लो डाउन या अर्निंग्स में स्लो डाउन देखने को मिलेगा। और कुल मिला के अगर आप देखें, पिछले 9 महीने में अर्निंग्स कट जो हुए हैं, करीबन वो 10 से 12% हुए हैं। और अगर मान लीजिए मार्केट्स करेक्शन जो हुआ है वो भी उतना हुआ है। तो हम अर्निंग्स को काफी क्लोजली फॉलो करते हैं और अर्निंग्स कट हम देख भी रहे थे, तो इसलिए ये मार्केट्स का करेक्शन सरप्राइजिंग तो मैं नहीं कहूंगा। लेकिन ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है। वो इसलिए क्योंकि वैल्यूएशंस में एक बीच बीच में जब थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, तब एक वापस से इन्वेस्ट करने का मौका देती है। वरना एक तरीके से वैल्यूएशंस काफी एक्सपेंसिव हो गए थे कुछ कुछ जगहों पे। और जब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं तो क्रैश हो जाता है। तो अभी तो 10-12% करेक्शन तो हेल्दी करेक्शन मैं कहूंगा। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट इन्वेस्टर्स के लिए मेरी यही राय होगी कि ये करेक्शंस को घबराए नहीं, ये करेक्शन से घबराए नहीं। इसको मिड साइकिल स्लो डाउन के हिसाब से देखिए, उतार चढ़ाव चलता रहता है, उसमें मिड साइकिल स्लो डाउन की तरीके से देखें। ये 1-2 क्वार्टर और चलेगा, उसके बाद फिर वापस अर्निंग्स जब वापस आएंगे, फिर मार्केट की बुलिशनेस फिर वापस तेजी में आ जाएगी। तो ये एक्चुअली मौका है, करीबन मान लीजिए 3 या 4 साल में एक बार आता है, जबकि इन्वेस्टर्स को करेक्शन में खरीदने का मौका मिल जाता है एक स्टैगर्ड तरीके से। तो अभी ये ऐसा एक मौका है, तो इसमें घबराए नहीं, बल्कि इसका यूटिलाइज करें, मेरा मानना ये है। ये ना मैं ये खुद पर्सनली देखता हूँ रोज आंकड़े, क्योंकि रिपोर्ट्स वगैरह बनानी होती है तो उसमें एफआईज और डीआईएस के बिल्कुल
कॉन्ट्रा आंकड़े दिखते हैं। जब एफआईज खरीद रहे होते हैं तो डीआईज बेच कर जाते हैं। पिछले कुछ दिनों का ही पैटर्न देख लें हम, तो उसमें एफआईज अब खरीद रहे हैं और डीआईज बेच रहे हैं सर। अब ये डीआईएस और म्यूचुअल फंड्स की आप रणनीति क्या होगी? ये जो कैश बहुत ज्यादा था, क्या ये अभी है आपके पास जो आप डिप्लॉय करोगे मार्केट पे धीरे धीरे, या फिर यू विल वेट, थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे, उतने एग्रेसिव नहीं रहेंगे जो पिछले साल रहे थे? जी जी जी। सो देखिए, पहली बात तो ये कि हम कैश एक्यूमुलेट करते नहीं है हमारा, क्योंकि कैश कॉल जो होता है वो एक एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी होता है, ये हमारा ईडल वाइज स्पेसिफिक मंत्रा है। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री के तौर पे देखें तो इंडस्ट्री के तौर पे कैश ज्यादा है। कुल मिला के हमारा मानना ये है कि जो पहले एक सिलेक्टिविटी थी, क्या बोलते हैं, स्टॉक सिलेक्शन के मामले में, उसको हम कुछ देर और बरकरार रखेंगे। लेकिन हम कैश डिप्लॉयमेंट से दूर नहीं हटेंगे। हम कैश डिप्लॉयमेंट उन जगहों पे करेंगे। देखिए, अभी अगर आप वैल्यूएशंस को देखें, लार्ज कैप वैल्यूएशंस अभी पिछले 10 साल के मुताबिक 5% डिस्काउंट में चल रहे हैं, मतलब लार्ज कैप अभी अट्रैक्टिव है। मिड और स्मॉल कैप जो पीक में 30-40% एक्सपेंसिव हो गए थे, वो अभी 10-15% एक्सपेंसिव रह गए हैं, तो उसमें काफी हद तक फ्रॉथ निकल गया है। तो इसलिए हमारा मानना यह है कि मार्केट इस लेवल पे, ऐसे लेवल पे है जहां पे एक सिलेक्टिव तौर पे स्टॉक पिकिंग किया जाए तो बेहतर होगा। तो वो मेरे एंड पे सिलेक्टिव स्टॉक पिकिंग होगा, इन्वेस्टर के एंड पे स्टैगर्ड डिप्लॉयमेंट होगा। इस तरीके से हम देखते हैं। तो मेरे ख्याल से एफआईआई और डीआईआई का जो बिहेवियर है, ये तो जब एक टग ऑफ वॉर है, एक खींचेगा एक तरफ तो दूसरा दूसरी तरफ खींचेगा। इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि डीआईआई मार्केट से भाग रहे हैं। हमारा अल्टीमेटली सिफ्ट फ्लो अभी भी काफी रोबस्ट है और उसमें हम डिप्लॉय कर ही रहे हैं। लेकिन जो पेस ऑफ डिप्लॉयमेंट उसको थोड़ा स्टैगर्ड तरीके से कर रहे हैं। वो ना मार्केट की जब तेजी थी तो सबने मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में भर भर के खरीदा। म्यूचुअल फंड्स में भी यही हुआ कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्फ्लो बहुत तगड़ा आया। अब इस साल आप कैसा पैटर्न देखते हो? क्या निवेशकों को झटका लगा है, वो उससे कुछ सीख सीख लेंगे? क्या आपको लगता है मिड कैप स्मॉल कैप्स में कम एलोकेशन करना चाहिए, या फिर जैसे आप बोल रहे थे कि वैल्यूएशंस तो अब हो गए हैं ठीक बहुत कुछ? तो मेरे ख्याल में एक चीज से जो मैं आपके इन्वेस्टर्स को केयरफुल रहने की हिदायत दूंगा, वो ये है थीमेटिक्स पे। ये जो पिछले साल में जब भी बुल मार्केट होता है तो ये जो थीमेटिक ऑफरिंग्स होते हैं, उसमें एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। लेकिन ये थीमेटिक ऑफरिंग्स जो है नैरो होते हैं। अगर मान लीजिए वो थीम उल्टा पड़ गया, तो उसके बाद इन्वेस्टर्स के लिए वहां से निकलने के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं। ऑफ कोर्स फंड बेच के निकलना होता है। तो वो एक वॉलेटिलिटी क्रिएट करती है। तो मेरे ख्याल में पिछले एक साल में जो एकदम द्रुत गति से रैली आई और उसके बाद जो करेक्शन आया है, उसे एक इन्वेस्टर्स के लिए लर्निंग तो काफी क्लियर है कि थीमेटिक्स में जो नैरो थीमेटिक्स है उससे थोड़ा बचकर रहे, थोड़ा डाइवर्सिफाइड फंड्स की तरफ रुख करें और उसमें सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करें। तो हमारा मानना यह है कि ओवरऑल अगर आप सारे फंड कैटेगरीज को देखें तो आज के माहौल में और मैंने आपको लार्ज मिड और स्मॉल तीनों के वैल्यूएशंस गिनाए, एक मिश्रण की जरूरत है लार्ज मिड और स्मॉल कैप की। तो एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए एक फ्लेक्सी कैप टाइप ऑफ फंड जो कि डाइवर्सिफाइड होता है लेकिन थोड़ा लार्ज कैप हैवी होता है, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है, देखना चाहिए। एक मीडियम टर्म रिस्क एपेटाइट इन्वेस्टर के लिए मल्टी कैप फंड, जिसमें जो कि मिड और स्मॉल कैप की प्रोपोर्शन थोड़ी सी ज्यादा होती है लेकिन लार्ज कैप ऑलमोस्ट 50% होता है। सो ये एक सेकंड कैटेगरी है जो मीडियम रिस्क इन्वेस्टर के लिए बेहतर हो सकता है। और एग्रेसिव रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए जो अर्निंग्स को फॉलो करते हैं, मैं रेकमेंड करूंगा कि एक स्टैगर्ड तरीके से मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए अगले 5 से 6 महीने में। सो ये नेट नेट तीन ऐसे कैटेगरीज हैं जिसमें लार्ज मिड और स्मॉल का एक मिश्रण है। वैल्यूएशंस का अच्छा खासा फंड मैनेजर ध्यान रख सकते हैं और ये जो डाउनटिक है अर्निंग्स में, इसको कैपिटलाइज करते हुए एक एवरेज डाउन करते हुए अच्छी पोजीशन बना सकते हैं फ्रॉम 3 to 5 ईयर परस्पेक्टिव। लेकिन सर एक और एसेट क्लास है, जैसे हम बार बार एसेट एलोकेशन की बात भी कर रहे हैं, ये जो एसेट क्लास है ये रिलेटिवली बिल्कुल सबको आउट परफॉर्म कर गया है। गोल्ड, ऐसा क्या हो गया सोने में, ऐसा क्या इतनी चमक क्यों? जी। सो मेरा मानना यह है कि देखिए, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये जो टैरिफ्स है, ये जो बैरियर्स है, जो ग्लोबल ट्रेड को कम करने के फिराक में है, जब ऐसा होता है तब दुनिया जहां में एक इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को जन्म देता है। जब इन्फ्लेशन ज्यादा हो तब दो एसेट क्लास काफी बेहतर करते हैं। जब अर्निंग्स अच्छे आ रहे हो तो इक्विटीज, और जब अर्निंग्स अच्छे ना आ रहे हो तो गोल्ड। तो मेरा पिछले 2 साल से यही मानना रहा है
कि ऑफ कोर्स इन्वेस्टर्स को कितना एलोकेट करना चाहिए वो उनके एडवाइजर से बात करना जरूरी है, लेकिन दो एसेट क्लास में जरूरी होना चाहिए, एक है इक्विटीज, दूसरा है गोल्ड, क्योंकि ये दोनों इन्फ्लेशनरी कंडीशंस में इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा हेज और अच्छा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स लेकर आते हैं। तो मेरा मानना यह है कि गोल्ड पे स्ट्रक्चरली बुलिश हूँ बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशनरी सर्कमस्टेंसेस, और ये आगे भी वैसे ही रहने वाला है। राइट सर, जब वही बात करते हैं कि अगला बड़ा ट्रिगर जो मार्केट के लिए वो है अर्निंग्स। क्या लगता है अर्निंग्स सीजन ये जो होगा क्वार्टर फोर का, एक ऐसा रहेगा, इनफैक्ट एक दो तिमाहियों को भी बता दोगे तब भी ठीक है क्योंकि झटका तो लग ही गया। तो अर्निंग्स कैसे रह सकती हैं और आपकी टॉप प्रायोरिटीज कौन सी हैं जो बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हो? जी, तो मेरे ख्याल में इस क्वार्टर में अर्निंग्स कुछ खास नहीं रहने अच्छा। वाले। नेट नेट मेरा मानना यह है कि हालांकि एक करेक्शन होने के बाद जो एक्सपेक्टेशंस है वो थोड़ी कम हो गई हैं, एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हालांकि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग ना रहे, बट अगर आप शुरुआती तौर पे पूछे जो मैं कंपनी से मिलता हूँ क्या बिजनेस कंडीशंस चेंज हो गए हैं, नहीं। मेरे ख्याल में ये जो मिड साइकिल स्लो डाउन है इसमें एक और दो क्वार्टर और रहते हैं, एक एक या दो तिमाही और रहते हैं, उसका मार्च क्वार्टर एक उसमें से डेटा पॉइंट है। इसमें हम ध्यान ये रख रहे हैं कि बिकॉज मार्च क्वार्टर के इर्द गिर्द कंपनीज अपने अगले साल की आउटलुक की बात करती है, पूरे साल की, वो आउटलुक कैसा आता है वो इंपॉर्टेंट है मार्केट्स के लिए, हमारे लिए और इन्वेस्टर्स के लिए भी। अगर वो आउटलुक पॉजिटिव होता है तो मेरे ख्याल से मार्केट्स पिछला शायद माफ कर दे और आगे पॉजिटिवली उसको ले सके, बट आउटलुक पे हमारा ज्यादा ध्यान रहेगा इस रिजल्ट सीजन में। तो कुछ तो रिलेटिव आउट परफॉर्मर्स आप सोच रहे होगे ना कि जहां जी पर आप फंड एज अ फंड वाइज थोड़ा बुलिश हो, जी ओवरवेट हो। जी जी। सो मेरे ख्याल में सिलेक्टिवली हम तीन पॉकेट्स में देख रहे हैं कि अर्निंग्स जो है वो बेहतर हो हम्म। सके। एक है एनबीएफसीज या फाइनेंशियल्स। इसमें हमारा मानना ये है कि जैसे 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 साल बढ़ेगा रेट कट्स होंगे, उसमें एक एनबीएफसीज को या बैंक्स को एक थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, पर्टिकुलरली एनबीएफसीज को। और उनकी जो वैल्यूएशंस है वो काफी अच्छी बरकरार है, एवरेज से अट्रैक्टिव है। तो इसलिए हमें लगता है कि फाइनेंशियल्स एक ऐसा जगह है जहां पे कि पैसे बन सकते हैं। दूसरा, सिलेक्टिवली विद इन कंजम्पशन कुछ ऐसे जगह ऐसे हैं जहां पे डिस्क्रिशनरी साइड में, जहां की हमें लगता है कि डिमांड अभी भी स्ट्रांग है, और वो लग्जरी कंजम्पशन में जो बेस्ड है वहां पे मुझे लगता है कि अभी भी पैसे बनने के आसार बेहतर हैं, अर्निंग्स दुरुस्त रहेंगे। और तीसरी जगह जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा वो है पावर। पावर रिलेटेड थीम जो है और जो सेगमेंट है वहां उनके जो एक पावर शॉर्टेज की स्थिति बनी हुई है, उसके हिसाब से मेरे ख्याल से पावर कंपनीज में एक तेजी बरकरार रह सकती है। तो ये तीन इलाके ऐसे हैं जहां पे हमें लगता है कि अर्निंग्स दुरुस्त रहेंगे, लोगों के पैसे बनने के आसार है सेक्टरल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एनबीएफसी फाइनेंशियल पावर ठीक है, ये जो कंज्यूमर स्पेंडिंग वाला जो डिस्क्रिशनरी वाला जो सेगमेंट है इसमें तो बहुत कुछ आ गया सर। इसमें तो महंगी गाड़ियां, घड़ियां और जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, गुड्स, वाइट गुड्स सब आता है। कुछ स्पेसिफिक जहां पर आपको लगता है इस पॉकेट में, या फिर ऐसा क्यों स्पेंडिंग पावर बढ़ रही है क्या इंडिया में? तो मेरे मानना ये है कि हमने कंजम्पशन को FY और CY 25 का डार्क हॉर्स माना है। तो इसका मतलब ये कि शुरुआती तौर पे कंजम्पशन वीक रहेगा, लेकिन जैसे हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने एक टैक्स सौंप दिया, उसका जब इम्पैक्ट पड़ेगा स्पेंडिंग में सेकंड हाफ ऑफ फिस्कल ईयर 26 की तरफ जाते हुए, उसमें एक अच्छा खासा एक बूस्ट देख सकते हैं। तो आज के डेट में वो आउटलुक कंपनीज का चेंज कर सकती है। सो इसलिए हमें लगता है कि कंजम्पशन नियर टर्म तो हर जगह वीकनेस है, लेकिन अगले 6-9 महीने में एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देख सकते हैं, क्योंकि ये जो टैक्स ऑफ हमारे बजट में आया, उसका मोटा मोटा सार ये है कि एक अर्बन मिडिल क्लास इंडिविजुअल के लिए जो सैलरी क्लास है, उनके लिए उनका एवरेज सैलरी करीबन 4 से 7% बढ़ा, टेक होम सैलरी, एज अपोज टू अर्लियर। सो ये एक बड़ा मीनिंगफुल इम्पैक्ट है जो कि अपना रंग दिखाएगा कंजम्पशन में एज वी गो थ्रू द ईयर। इसीलिए मैंने कंजम्पशन का नाम दिया। सर एक पॉकेट ऐसी जिसमें बहुत लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट भी है, फंसे भी पड़े हैं, जो मर्जी कह लो, दैट इज डिफेंस, रेलवेज, पीएसयूज। आपने पावर तो बोल दिया, उसमें भी बहुत सारी कंपनियां सरकारी हैं। लेकिन ये जो डिफेंस, रेलवेज और बाकी का जो पीएसयू सेक्टर है, एनर्जी स्पेस, इसमें अभी क्या करना चाहिए? क्या ये वैल्यूएशंस कंफर्ट जोन में आ गए हैं? देखिए, मेरे ख्याल में स्ट्रक्चरली डिमांड वाइज इन सब स्पेसेस में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है जो मैंने पहले आपको कहा कि थीमेटिक्स में कुछ लोग पिछले साल काफी बुलिश हो गए थे, और इसलिए जो इनके वैल्यूएशन मल्टीपल्स थे वो काफी आगे बढ़ गए थे।
तो इस करेक्शन में काफी हद तक वो करेक्ट हो गया है। थोड़ा शायद करेक्शन उसमें और बाकी है, बट मेरे ख्याल में पर्टिकुलरली ये जो आपने नाम लिया उसमें डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स में अच्छी खासी ऑर्डरिंग देखने को मिलेगी, मिल रही है और मिलेगी भी। वैल्यूएशंस का एक एक्यूरेट कैलिब्रेशन करना जरूरी है। अब दूसरे आते हैं पीएसयू स्टॉक्स में। मेरे ख्याल में पीएसयूज का जो इजी ट्रेड है था, जो कि वैल्यूएशन सस्ते थे और इकोनॉमी की हालत सुधर रही थी और इसलिए काफी अच्छा एक रिटर्न बनने की गुंजाइश थी, वो ऑलरेडी हो चुका है। इसके आगे पीएसयूज में, उन्हीं पीएसयूज में हमें ध्यान देना चाहिए जिनका की एक मोट हो, जिनमें थोड़ा यूनिकनेस हो, जिनका कोई ऑल्टरनेटिव ज्यादा ना हो। तो उस उन जगहों में पीएसयूज में पैसे बनेंगे। एक ब्रॉड बेस तरीके से जो पीएसयू रैली थी वो मेरे ख्याल से हो चुकी है। सो पीएसयूज में हम थोड़ा सिलेक्टिव हैं, बाकी डिफेंस में हम रिलेटिवली पॉजिटिव हैं, स्टिल के सब्जेक्ट टू वैल्यूएशंस। और पावर जो मैंने कहा जिसमें भी कुछ पीएसयू रहते हैं, उसमें मुझे लगता है अभी भी पैसे बनने के आसार बेहतर है। और एक सेक्टर और है, दैट इज आईटी। ये रिलेटिवली अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है? बाजार का पुल बैक आया तो उतना स्ट्रांग नहीं दिखता है आईटी का पुल बैक। ये मेरे ख्याल में नियर टर्म इम्पैक्ट इनको, इन वो, और वो इसलिए है क्योंकि अब से मान लीजिए एक वीक में ट्रम्प साहब क्या कहते हैं, क्या टैरिफ लगाते हैं H1B वीजास वगैरह में, वो एक एक इवेंट है जो अननोएबल है। इसलिए वो स्टॉक्स हेडिंग इनटू द इवेंट थोड़े से वीक हैं, बट और उसको देखना चाहिए। पर मेरे ख्याल में देखिए ट्रम्प 1.0 में भी ऐसा काफी नॉइस आया था H1B वीजा में, लोगों ने तो उसका प्राइस बढ़ाया था, लेकिन आईटी सर्विसेज कंपनीज और आईटी एज अ सेक्टर सरवाइव कर गई। तो मेरे को कॉन्फिडेंस है कि वन ये जो छोटा नियर टर्म में जो सिचुएशन बनी हुई है, इसे जब बाहर निकल के देखेंगे तब आईटी का एक्चुअली स्ट्रक्चर जो है काफी बुलिश है। तो कुल मिला के मेरा मानना ये है कि ये करेक्शन नियर टर्म है। इससे जब बाहर निकलेंगे तो आईटी एक अच्छा सेक्टर देखने को मिलेगा, पर्टिकुलरली एज ए प्ले ऑन इम्प्रूविंग यूएस इकोनॉमी। अगर यूएस इकोनॉमिक अर्निंग्स इंप्रूव होती हैं तो उसका एक बेनिफिशियरी आईटी सेक्टर भी होगा। बट पहले सुन लेते हैं ट्रम्प साहब क्या कहना चाहते हैं। तो लास्ट सवाल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात हम करते हैं तो जिसने कोविड में लगाया हो, खैर कोविड का अभी तक तो लॉन्ग टर्म नहीं बना, पर जिन्होंने कोविड में लगाया हो वो भी परेशान कि ऊपरी स्तर पर मार्केट गिर गया, 30-40% के स्टॉक्स नीचे आ गए। जिन्होंने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी लगाया हो 10 साल पहले या 12 साल पहले, वो भी अगर निकालना चाहते हो अभी पैसे, तो मार्केट तो नीचे आ गई ना। जब हमारा निकालने का टाइम आया तो मार्केट नीचे आ गई। तो आप उनको कैसे सलाह दोगे जिन्होंने भी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लगाया हो या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग के पर्सपेक्टिव से लगाया हो और उनका निकालने का भी समय हो, मार्केट करेक्ट कर गया हो, तो इसको आप कैसे प्रिपेयर करवाते हो एज अ फंड मैनेजर की अब क्या कर सकते हैं? हायर साइड पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई जब पैसा निकालने का समय था तो। देखिए मेरे ख्याल में सर्वप्रथम तो ये कि जब बाहर बारिश हो रही हो तब हमें अगर उस समय हम पैसा मतलब जब बाहर नेगेटिव सिनेरियो चल रहा हो उस समय अगर हम पैसा विड्रॉ करने जाएंगे तो हमेशा लॉस में रहेंगे। तो पहली बात तो ये कि जब मार्केट गिरा हुआ होता है उस समय वेट करना होता है, जब वापस यूफोरिया आएगा उस समय बेचने का समय होता है। तो बेचने का समय ये तो आइडियल नहीं है, ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप मार्केट करेक्शन को भी देखें तो ये जो रैली आई है शॉर्ट टर्म में पिछले 5-10 दिन में, वो मिला के हम वाईटीडी ऑलरेडी पॉजिटिव हो गए हैं। तो कुल मिला के सालाना तौर पे भी हम पॉजिटिव कैटेगरी में चल रहे हैं। तो कुल मिला के जो 4-5 साल वाले इन्वेस्टर हैं आपके, मेरे ख्याल में वो काफी खासा खुश होंगे कि प्राइसेस वापस आ गए हैं, बनिस्बत की कि प्राइसेस 30% गिर गए हैं, तो उसमें काफी हद तक रिकवरी आ गई है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि देखिए मेरे ख्याल से इंडिया की जो अर्निंग स्टोरी है ये अभी शुरू हुई है। ये यहाँ से ये जो इलेक्शन का एक दारोमदार रहा पिछले 1-1.5 साल से, ये अभी क्लियर हो गया। 2027 तक कोई मेजर इलेक्शन नहीं है। और उसके आगे भी अगर देखें जो हमारा रोड टू विकसित भारत है, एक विकसित भारत में जब भी कोई देश आगे बढ़ता है उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट इक्विटी इन्वेस्टर्स को होता है, क्योंकि उनकी जो कंपनीज हैं उन कंपनीज को एक अच्छा खासा मार्केट कैपिटलाइजेशन में बोनांजा देखने को मिलता है। यही हमने जापान में देखा, कोरिया में देखा, ताइवान में भी देखा पिछले 50-60 सालों से। तो पर्टिकुलरली जब आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करी तो मेरे ख्याल से इस ट्रेंड को नहीं भूलना चाहिए। ये अर्निंग्स का जो एक ग्रोथ फेज है उसमें एक छोटा सा माइल्ड स्लो डाउन है। इसमें
डर के भाग जाने वाले को मेरे ख्याल से नुकसान ही होगा, बल्कि अगर जमे रहें तो अगले 4-5 साल में अच्छे खासे यहाँ से भी पैसे बनने की उम्मीद है। ऐसा मैं आपके एडवाइजर्स को पार्टिंग एडवाइस दूंगा। थोड़ा ना। बाकी अपने एडवाइजर से बात कीजिए, जी। जो एसेट एलोकेशन है उसको फॉलो करना चाहिए, एंड एक रीजनेबल डिसीजन मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। थोड़ा ना T20 का ही आजकल सिनेरियो ज्यादा बनता हुआ नजर आता है, तो वो लोग भी आपसे जानना चाहते हैं सर, ये जो 2025 की शुरुआत में झटके लग गए, क्या 2025 का जब अंत होगा साल का, तो आपको लगता है कि बेहतर शेप में होगी इंडियन मार्केट्स उस समय? एक चीज तो मैं कह सकता हूँ पक्का, वो ये कि हमारी जो अर्निंग्स होगी वो सर्टेनली अभी जो सिचुएशन है उससे काफी बेहतर होंगे। और अगर आप थोड़ा सा उसको नॉर्मलाइज तरीके से देखें, मार्केट्स आर ए स्लेव ऑफ अर्निंग्स। जब अर्निंग्स ठीक होते हैं तब मार्केट्स का मूड भी अच्छा होता है। तो मेरे ख्याल में बेटर डेज लाइज अहेड। अगर कोई एक 9 से 12 महीने का व्यू ले, या थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचे तो, और वैसे ही सोचना चाहिए मेरे ख्याल में इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए। राइट दिलीप जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू।